अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, वो है टीबी, जिसको मेडिकल टर्म में ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं और आम जुबान में टीबी के मर्स कहते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद याया नूरी। ये ग्रेजुएट हैं डाउ मेडिकल कॉलेज के। इन्होंने पीएचडी की हुई है इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम से। वो एक लीड ट्रेनर रह चुके हैं टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ द टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ऑफ द सिंध के, और करंटली एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में डाउ यूनिवर्सिटी में। एंड ही इज द हेड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस लैब्स एट द डाउ यूनिवर्सिटी। तो इनसे बेहतर कोई और पर्सनालिटी हो नहीं सकती टीबी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर याया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर याया, ये हम वीडियोस कॉमन टॉपिक्स पे बनाते हैं आम आवाम के लिए, उनकी अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए। तो अगर आप बता सकें कि टीबी क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके सिम्टम्स को ध्यान देना क्यों जरूरी है। अगर हम तारीख में जाएं तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि जो ममीज डिस्कवर हुई हैं अहराम मिस्र से, उसके अंदर भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का डीएनए बरामद हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतने अरसे से इंसानों को तंग करता चला आ रहा है, उनको मुख्तलिफ किस्म की अलामात में मुब्तला करता चला आ रहा है। तो जो मर्ज इसकी वजह से पैदा होता है उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। प्राइमरीली होता ये है कि टीबी होती है लंग्स में, और क्योंकि ये खांसी के साथ, छींकों के साथ फैलती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो आपके साथ लिफ्ट में मौजूद हो, कोई शख्स आपके साथ गाड़ी में जा रहा हो, आपका टैक्सी ड्राइवर हो, आपका ड्राइवर हो, कोई और शख्स जिसके साथ आप एक कुछ देर के लिए जगह शेयर करते हैं, तो उस ताल्लुक के दौरान, जिस दौरान वो आपसे बात कर रहा है, वो ये जरासीम आपके जिस्म में ट्रांसफर कर सकता है। और उसके नतीजे में फिर बहुत स्लोली ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, आहिस्ता 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 ये मर्ज बढ़ता जाता है और फैलता जाता है, और फिर ज़ाहिर है एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ जी मैं बीमार हूँ, और फिर जो है वो आपको चलिए मेडिकल अटेंशन चाहिए। अच्छा, तो यानी इसका कहने का मतलब है ये एक एयरबॉर्न डिजीज है, जैसे कि कोविड को कहा जा रहा है आजकल, जी कोरोना वायरस, तो उसी तरीके से ये स्प्रेड करती है। जी बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, तो इसमें फिर वही एहतियात होंगी जो हम कोविड के लिए लेते हैं, यानी खांसे या छींके तो मुंह कवर करें। जी। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे कि टीबी की टाइप्स, अगर आप कुछ बता सकें कि कितने टाइप्स की टीबी है। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि जो प्राइमरी टीबी होती है वो मेनली लंग्स में हो जाती होती है, यानी कि अगर किसी ने छींक मारी या खांसा, तो उसके नतीजे में जो ड्रॉपलेट्स आपके अंदर जाएंगे उसमें से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो निकलेंगे, और वो जाकर फेफड़ों के अंदर जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें बैठ जाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये एक इंतहाई शरारती ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी जगह बनाता है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही, सही। यानी जब हमारे जिस्म के सफ़ेद खलियात इसको अपने अंदर इसको खा जाते हैं तो वो उनके अंदर ही रहना शुरू हो जाता है। वो कुछ ऐसा जादू चलाता है, एक ऐसा चक्कर चलाता है कि उसके नतीजे में ये वाइट ब्लड सेल उसको ख़त्म नहीं कर पाता, तो उसको वहीं पे घर मिल जाता है, जो कि हमारे जिस्म की दिफा के लिए जिम्मेदार है जो सेल। अब उसके बाद ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वहाँ पे मौजूद रहते हैं, और ये आमतौर से जो लिम्फ नोड्स होती हैं, गिल्टियाँ जो होती हैं अंदर, गुठलियाँ जो कह लें आप उनको, जो कि हमारे डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वहाँ पे ये पनपता है, ग्रो करता है, आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू करता है। और उसके बाद होता ये है कि मेन जो इफेक्ट है उसका वो लंग्स में है। मगर ये ऑर्गेनिज्म ज़ाहिर है जब वहाँ पे रह रहा है तो ये खून के साथ मुख्तलिफ जगहों पे जा सकता है, और मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों की टीबी कॉज कर सकता है। टीबी अगर ब्रेन में हो जाए तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसकी वजह से जो ब्रेन की झिल्लियाँ होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं, मेनिंजाइटिस हो जाता है, बंदा कॉन्शियसनेस लूज कर देता है और उसके बाद बचना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह
जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ खून जा रहा है उसकी टीबी हो सकती है। और इसमें से एक डिफरेंट किस्म की टीबी होती है क्योंकि वो उसके साथ ही है, तो मैं उसका जिक्र भी कर देता हूँ। जो ये गाय होती है उसका दूध पीने से, अगर वो बगैर उबाले पिया जाए और उसको अच्छी तरीके से ट्रीट ना किया जाए, तो उसके नतीजे में इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस होती है, मगर वो ऑर्गेनिज्म इससे मिलता जुलता है लेकिन इससे थोड़ा सा अलग है। सही। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी हिस्से की टीबी जिस्म में पैदा हो जाती है, मगर लंग सबसे कॉमनली अफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर याया, ये जो आपकी जो असल स्पेशलिटी है वो है माइक्रोबायोलॉजी, और स्पेसिफिकली टेस्टिंग के बारे में आप कुछ अगर बता सकें कि टीबी के क्या टेस्ट अवेलेबल हैं और वो उनके मैकेनिज्म क्या है टीबी को डायग्नोज करने के लिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मरीज आपके पास क्यों आएगा। तो टेस्टिंग से पहले मैं थोड़ा सा सिम्टम्स की बात कर लेता हूँ। तो इन जनरल एक शख्स है, वो खांसता है बहुत ज़्यादा, और वो प्रोडक्टिव कफ आ रही है, उसके साथ मवाद भी आ रहा है, और कभी कभी उसमें हल्की फुल्की खून की झलक भी आ जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान का वजन कम हो रहा होता है मुसलसल, और साथ साथ उसके अलावा ये हो सकता है कि इंसान को शाम में सर्दी लग के बुखार आता है। तो ये वो अलामात होती हैं जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचना शुरू करता है। अच्छा, क्योंकि ये काफ़ी अरसे तक चलती रहती है और अक्सर मरीज़ बड़ी देर से आते हैं, तो अब हो सकता है कि उस वक़्त तक जिस्म में इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ चुका हो। लेकिन क्योंकि आप अपनी नॉर्मल लाइफ़ गुज़ारते रहते हैं, तो अक्सर लोगों के ज़हन में ख़्याल नहीं आता कि भई हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, वो बस काम चला रहे होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि अब मरीज़ आपके डॉक्टर के पास पहुँच गया। अब डॉक्टर ने एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट उसको देने हैं। तो सबसे आसान चीज़ या सबसे पहली चीज़ नॉर्मली जो डॉक्टर्स कराते हैं वो चेस्ट एक्स-रे है। उसके अंदर उनको नज़र आ जाता है कि भई चेस्ट के अंदर कोई लंग्स में कोई गड़बड़ है, इन्फेक्शन है, और ज़ाहिर है टीबी के एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो एक्स-रे पे नज़र आता है, जो ज़ाहिर है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। उसके बाद दूसरा काम डॉक्टर जो साथ ही देता है नॉर्मली, वो देता है जनाब कि जी इसकी माइक्रोस्कोपी करा लें। तो एक खास किस्म की माइक्रोस्कोपी होती है जिसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को तलाश किया जाता है। मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन बहरहाल माइक्रोस्कोपी के रिजल्ट में आपको ये पता चल जाता है कि उस शख्स के अंदर अ, एक खास किस्म के बैसिलाई, यानी ये बैक्टीरिया मौजूद हैं या नहीं है। मगर माइक्रोस्कोपी एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है, कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने आपने बैसिलाई देख लिए। अब आप चाहते हैं कि जी आपको ये भी पता चल जाए कि ये वाकई में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या कोई उससे रिलेटेड कोई दूसरे किस्म के बैसिलाई हैं, तो आप उसका कल्चर करवाते हैं। कल्चर अगर सॉलिड कल्चर हो तो नॉर्मली उसको 6 हफ्ते तक लग जाते हैं, और अब एक जदीद तरीका आ गया है लिक्विड कल्चर, तो उसके ज़रिए 3 हफ्ते में ये रिज़ल्ट आपको मिल जाता है। कल्चर जब आ जाता है तो फिर डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि भई हमें ये भी पता चल जाए कि कौन-कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिससे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ससेप्टेबल है, या जिन दवाओं का असर इस पे हो सकता है। तो इस वजह से फिर वो उसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी करवाते हैं, वो साथ ही हो जाती है। जब कल्चर लिखते हैं तो सेंसिटिविटी भी लिख देते हैं, तो हम वो भी कर देते हैं साथ में। अच्छा, अब ये तो एक पुराना तरीक़ाकार है जो कि बहुत ज़माने से चला आ रहा है, और अभी तक ये गोल्ड स्टैंडर्ड ही है, क्योंकि अब अभी तक हम इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर इसमें वक़्त बहुत लगता है, तो मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स आ गए। तो उसमें एक जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रहा है उसको हम जीन एक्सपर्ट कहते हैं। वो पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग है, जिसके अंदर आप जब सैंपल देते हैं तो उस सैंपल के लगने के 2 ढाई घंटे बाद आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। बट इट डिपेंड्स, क्योंकि आप बैचेज़ में लगाते हैं तो नॉर्मली हम कभी 6 घंटे बाद रिपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी नेक्स्ट डे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, डिपेंड। इमरजेंसी होती है तो आप 2 घंटे में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सही। तो इन जनरल आप ये मॉलिक्यूलर टेस्टिंग है, इसके ज़रिए आप बहुत जल्दी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो सारा प्रोसेस 4 से 6 हफ्ते लेता था, ये आपको बता देता है कि भई ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है या नहीं, और ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, राइफैम्पिसिन, उससे रेज़िस्टेंट तो नहीं है। सही। फिर हमारे पास एक और मेथड है पीसीआर बेस्ड। मैं आपको बोलने नहीं दे रहा, सॉरी, मैं बात बस खत्म करा। उसको हम कहते हैं लाइन प्रोब एसाय। वो भी मॉलिक्यूलर बेस्ड है, और उसके ज़रिए भी हम ड्रग रेजिस्टेंस का पता लगा। तो क्या अगर इसको समराइज किया जाए तो सबसे पहले अगर किसी पेशेंट में टीबी सस्पेक्ट की जाती है तो उसका चेस्ट एक्सरे कराया जाए। सही। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा कि अगर उसको बलगम आ रही है तो बलगम का सैंपल माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग के लिए दिया जाए, कल्चर सेंसिटिविटी। क्या ये बात दुरुस्त होगी कि सबसे पहले एक्सरे फिर बलगम का टेस्ट। आप एक्स-रे और बलगम का टेस्ट एक साथ करा सकते हैं। अगर वो सही। एक्सपेक्टोरेट कर रहा है, बलगम उसको आ रहा है, और तो आप साथ ही लिख देंगे भई एक्स-रे भी करा लें और बलगम का टेस्ट भी करा लें।
अगर उस टेस्ट के अंदर आपको एसिड पास वैसल आए, जो कि टीबी की किस्म है, मतलब आप समझ लें कि जिस तरह माइक्रोस्कोपी करने पे वो नजर आता है, वो रिपोर्ट करती है लैब, तो फिर आपको कल्चर एंड सेंसिटिव। सही सही बेहतरीन। और ये जो आपने पीसीआर का टेस्ट बताया, मॉलिक्यूलर टेस्ट, वो हर जगह तो मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं होगा, क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, अगर मैं कराची की बात करूं, सिंध की बात करूं, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, या ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो सिंध का ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, वो जीन एक्सपर्ट साइट्स के अंदर मुसलसल इजाफा करते जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट आई थिंक हर शहर में आपको इस तरह की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। प्राइवेट भी है, लेकिन प्राइवेट कम है, लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सही तो सही। आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, जो टीबी मैनेजमेंट साइट्स हैं, जैसे कराची में कई हैं, और वहाँ पे जाके जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, तो वो आपको जीन एक्सपर्ट लिख के दे देगा, और वो आपको नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। बहुत बहुत शुक्रिया या। मेरे ख्याल से ये जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, ये बहुत यूजफुल होगी उन लोगों के लिए जिनको सिम्टम्स हैं टीबी के, जैसे कि खांस रहे हैं, अगर खांसी बलगम में ब्लड है, या उनको टायर्डनेस है, फटीक है, या उनको नाइट स्वेट्स, या रात को काफी पसीने आ रहे हैं, या बुखार मुसलसल रह रहा है, या उनकी भूख एपिटाइट एकदम से कम हो गई है और वो वेट लॉस कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, तो मेरे ख्याल से आपने जैसे सजेस्ट किया है कि टीबी के लिए डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। तो चेस्ट एक्सरे हो गया, बलगम का टेस्ट हो गया, और उसमें जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया है, उसको देखने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये बताइए कि टीबी को अर्ली डायग्नोस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे आपने बोला, कुछ टेस्ट में 4 से 6 हफ्ते का टाइम लग जाता है, तो जल्द से जल्द टीबी को डायग्नोस करना क्यों जरूरी है? अच्छा, देखिए, 4 से 6 हफ्ते का टाइम तो जब लग रहा है जब मरीज डॉक्टर के पास आ रहा है। उससे पहले वो कितने अरसे से खांस रहा है, ये हमें नहीं मालूम। सही सही। जल्द डायग्नोस करना जरूरी इसलिए कि घर में जिन जिन लोगों से वो मिल रहा है, अगर वो किसी, अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस के एक लिए एक चीज बहुत अहम है जो उसकी फैलने का बायस है, वो है कम जगह पे ज्यादा लोगों का रहना। तो अगर एक छोटा सा कमरा है, उसमें 5 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, सही 8 लोग रहते हैं, और एक बंदे को टीबी है, तो उससे पहले कि वो डायग्नोज हो, वो सबको फैला चुका होगा। सही। तो साथ साथ कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग जिसे हम कहते हैं, कि अगर एक शख्स को अलामात हैं, तो उसके साथ जो लोग रहते हैं उनको जाके डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए, अपनी अलामात पर नजर रखनी चाहिए कि जी मेरे जो साथ फला शख्स रहता था उसको टीबी निकल आई है, तो आप प्लीज मुझे भी देख लेंगे, कहीं मुझे तो नहीं है। बाद अपने डॉक्टर जो है वो प्रोफाइल एक्सेस भी जो है वो सजेस्ट करते हैं कि उसको लेनी चाहिए, अगर वल्नरेबल है बंदा। अदरवाइज ये बहुत जरूरी है। तो इससे बहुत जरूरी है कि आप वक्त जल्दी उसको डायग्नोज करें, उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, वरना वो फैलाता रहेगा जितने लोगों से। सही सही। नहीं, आपने जो डेफिनेटली आपकी बात मैं बिल्कुल एको करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने आज दी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप लोग नाजरीन के पास कोई सवालात हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। डॉक्टर याया, आप भी सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, तो हमें कुछ बताएंगे आप किन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेटफॉर्म्स की इंफॉर्मेशन दे दूं, ताकि लोग फिर आपसे भी अगर कांटेक्ट करना चाहें, कोई सवाल हो, तो प्लीज आप जरा थोड़ा बता दीजिए। जरूर। एक तो मैं पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से काफी जमाने से लिख रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 4 इयर्स। मेरी 2 बुक्स महवर 1 और महवर 2 आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ एंड ऑल दैट। और एक तीसरी बुक इंशाल्लाह दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगी, इरफान 1 के नाम से। तो मैं नॉर्मली नौजवानों को करियर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए काउंसिल करता हूँ, एंड ऑल जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई ऐसी वो नहीं है, तो आप मुझसे उस सिलसिले में रब्ता कर सकते हैं, मेरी तहरीरें पढ़ सकते हैं। Secondly, I also work as a consultant social messaging and advocacy for Humwell. Humwell is a digital healthcare platform, जो कि एक ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान में आप कहीं भी किसी भी कोने में हो, आप हमवेल की ऐप के जरिए हमवेल के अपने डॉक्टर्स के साथ 24। डॉक्टर याया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंशाल्लाह आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे लोगों में अवेयरनेस डेफिनेटली इम्प्रूव होगी टीबी की। तो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।